निर्मल श्रीवास्तव अभिनव स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज 23 सितंबर की तारीख हिंदी साहित्य के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि आज जयंती है हिंदी काव्य के एक ऐसे स्वनामधन्य कवि और साहित्यकार की, जिन्हें हम सभी प्राथमिक कक्षाओं से परास्नातक कक्षाओं तक हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ते रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 1908 को आज ही के दिन यानी आज की ही तारीख यानी 23 सितंबर को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के आकाश में दिनकर बनकर संपूर्ण राष्ट्र को अपनी काव्य रश्मियों से आलोकित किया। उनकी 113वीं जयंती पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं चर्चित कवि और हिंदी के अध्येता नीरज पांडे जी। नीरज पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम हम आपसे दिनकर जी के कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का अनुरोध करेंगे। कृपया हमारे दर्शकों को दिनकर जी के कृतित्व से परिचित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मल जी। सर्वप्रथम अभिनव स्टूडियो के माध्यम से मैं आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन करता हूं और अपने दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ये साधारण कृषक परिवार में जन्मे दिनकर हिंदी साहित्य के आकाश में अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करते हुए वास्तव में दिनकर बनकर ही चमके। उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और इस देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया अपने साहित्य के माध्यम से। दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत लगभग 20 वर्ष की उम्र में 1928 के आसपास उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाश में आता है, बारदोली, विजय सत्याग्रह। उसके बाद प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, धूप छां, नीम के पत्ते, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, मृत्यु तिलक और मिर्च का मजा जैसे काव्य संग्रह उनके हिंदी साहित्य के में प्रकाश में आए। साथ ही साथ उनकी गद्य कृतियों में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के 4 अध्याय, उजली आग, देश विदेश, लोकदेव नेहरू, वट पीपल, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, राष्ट्रभाषा आंदोलन और महात्मा गांधी, हे राम, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी के अतिरिक्त आधुनिक बोध, विवाह की मुसीबतें इत्यादि उनके गद्य ग्रंथ प्रकाश में आए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। हम दिनकर जी पर आपसे और चर्चा करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि दिनकर जी की कोई कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। अवश्य। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर मेरे प्रिय कवियों में हैं और मुझ जैसे तमाम राष्ट्रीय चेतना के जो कलमकार हैं वो दिनकर से कहीं प्रेरणा लेकर के, दिनकर के साहित्य से, दिनकर की कविताओं से ऊर्जा लेकर के अपनी कलम चलाते हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि किसी ने कहा, किसी ने आग और रात का कवि कहा, किसी ने उन्हें समय का सूर्य कह करके संबोधित किया। वास्तव में सभी जो विशेषण दिनकर के साथ जोड़े गए वो उनके साथ उपयुक्त विशेषण ही जोड़े गए। मैं दिनकर जी की एक कविता जो मुझे कहीं प्रेरणा देती है, कहीं ऊर्जा देती है और कवि धर्म का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करती है, उसका वाचन करता हूँ कि कहता हूँ वो मखमल भोगियों श्रवण खोलो। दिनकर उद्बोधन करते हैं इस राष्ट्र के नाम और पूंजीपतियों के को उद्बोधित करती हुई दिनकर की कविता कि कहता हूँ वो मखमल भोगियों श्रवण खोलो, रुक सुनो विकल यह नाद कहाँ से आता है कहीं है आग लगी या कहीं लुटेरे लूट रहे, यह कौन दूर पर गांवों में चिल्लाता है। क्या बात। जनता की छाती भिंदे और तुम नींद करो, अपने भर तो ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम बुरा कहो या भला मुझे परवाह नहीं, पर दोपहरी में तुम्हें नहीं सोने दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। और वे बुद्धिजीवियों को भी संबोधित करते हैं, बुद्धिजीवियों का आह्वान भी इस कविता के माध्यम से करते हैं कि हो कहाँ अग्निधर्मा नवीन ऋषियों जागो, हो कहाँ अग्निधर्मा नवीन ऋषियों जागो, कुछ आग भरो नूतन ज्वाला की सृष्टि करो।
शीतल प्रमाद में ऊँघ रहे हैं जो उनके मखमली सेज पर चिंगारी की वृष्टि करो। क्या बात। शीतल प्रमाद में ऊँघ रहे हैं जो उनकी शीतल प्रमाद में ऊँघ रहे हैं जो उनकी मखमली सेज पर चिंगारी की वृष्टि करो। गीतों से फिर चट्टान तोड़ता हूँ साथी, गीतों से फिर चट्टान तोड़ता हूँ साथी, झुरमुटे काट आगे की राह बनाता हूँ। है जहां जहां तमतोम सिमट कर खड़ा हुआ, है जहां जहां तमतोम सिमट कर छिपा हुआ, चुन चुन कर उन कुंजों में आग लगाता हूँ। बहुत अच्छा, ये आपने तेवर दिनकर की कविता के माध्यम से बहुत अच्छा नीरज जी, तमाम कविताएं दिनकर जी की हैं जो राष्ट्र की चेतना को जागृत करती हैं। बहुत अच्छा नीरज जी, आपने कविता के माध्यम से दिनकर जी का परिचय कराया। मैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दिनकर जी का काव्य किस प्रकार प्रासंगिक है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दिनकर का काव्य उतना ही प्रासंगिक है जितना दिनकर के समय रहा। दिनकर की एक विशेषता ये, दिनकर के कृतित्व और व्यक्तित्व में एक विशेषता ये है कि दिनकर ने गुलाम भारत भी देखा, आजाद भारत भी देखा। तो दिनकर को गुलामी के दिनों का भी अनुभव है, गुलामी के दिनों की त्रासदी को भी उन्होंने बहुत नजदीक से महसूस किया, भोगा, और आजाद भारत की स्थितियों को भी उन्होंने जिया अपने समय में। तो दिनकर के साहित्य की ये विशेषता है कि दिनकर कवि धर्म का निर्वहन बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। अपने कवि धर्म का निर्वाह करने में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते। दिनकर सरकारी सेवाओं में भी रहे लेकिन उन्होंने अपना कवि धर्म नहीं छोड़ा। दिनकर आजाद भारत में राजनीति में भी रहे, वे सरकार के भी बहुत समीप रहे, राज्यसभा से वो सदस्य भी रहे, लेकिन पंडित नेहरू से उनकी बड़ी अच्छी मैत्री थी, तमाम राजनेताओं से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। लेकिन जहां नेहरू या अन्य किसी राजनेताओं की नीतियां इस राष्ट्र के उत्थान से या इस राष्ट्रीयता की भावना से मेल नहीं खाती थी, राष्ट्रहित में नहीं होती थी, वहां दिनकर उनका मुखर होकर के विरोध करते थे। वे उस समय अपनी मैत्री भूल जाते थे, अपने कवि धर्म का निर्वहन करते थे। कई बार संसद में भी उन्होंने नेहरू जी की नीतियों का मुखर होकर के विरोध किया। मैत्री धर्म को किनारे करते हुए, मैत्री मित्रता को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने कवि धर्म का निर्वहन किया और सदैव इस राष्ट्र की अस्मिता के प्रति वे जागरूक बने रहे, इस राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में सदैव अपना योगदान देते रहे। दिनकर अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से मैं दिनकर को आज भी उतना ही प्रासंगिक पाता हूँ जितना वे अपने समय में थे। बहुत अच्छा नीरज जी। एक बात और कि दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि थे जी, और उसके रूप में वो प्रतिष्ठित भी रहे हैं, परंतु उनके कार्यक्रम का जो फलक था काफ़ी व्यापक था। तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय में भी कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। दिनकर का काव्य कर्म वस्तुतः बहुत व्यापक था। उन्होंने बाल साहित्य का सृजन भी किया। हमने बचपन में उन्हें सबसे पहले अगर दिनकर की कोई कविता पढ़ी होगी तो वो यही रही होगी, हटकर बैठा चांद एक माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झोला। तो समय समय पर उन्होंने बाल साहित्य का सृजन भी किया और बाल मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश की। साथ ही साथ दिनकर की पहचान, दिनकर की प्रतिष्ठा वीर रस के कवि के रूप में, एक विद्रोही कवि के रूप में, विप्लव के गायक के रूप में, क्रांतिकारी कवि के रूप में हुई। लेकिन किसी ने एक बार दिनकर से प्रश्न किया था कि दिनकर जी आप वीर रस की कविताओं का सृजन करते हैं, श्रृंगार की कविताओं का सृजन क्यों नहीं करते? तो दिनकर जी ने हंसते हुए जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है कि मैं कोमलकांत पदावली में कोमलकांत भावनाओं को गा नहीं सकता हूँ, लेकिन देश की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मेरे हाथ में शंख पकड़ा दिया गया, मुझे वीणा बजाने का अवसर ही नहीं मिला। जबकि दिनकर श्रृंगारिक अनुभूतियों के भी बहुत अच्छे, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। सामधेनी और उर्वशी इसका साक्षात उदाहरण है। उर्वशी दिनकर की बहुत महत्वपूर्ण काव्य कृति है जिसमें दिनकर कहते हैं कि कौन है अंकुश। पुरूरवा के माध्यम से दिनकर अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं कि कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, सिंधु सा उद्दाम अपना अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी माँ बाह में
मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, शक्ति के रहते हुए असहाय हो जाता, फूल के आगे वही निरुपाय हो जाता, क्या बात है, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान। क्या बात है, तो आप महसूस कर सकते हैं बिल्कुल, कि दिनकर श्रृंगार के लिए श्रेष्ठ हस्ताक्षर थे, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज जी, एक गद्यकार के रूप में दिनकर जी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उनका गद्य का संसार भी काफी रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। मूलतः दिनकर की प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य जगत में एक कवि के रूप में हुई। छायावादोत्तर काव्य के प्रगतिवादी चेतना के दिनकर एक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन उनका गद्य लेखन भी बहुत विशद है। उन्होंने विपुल गद्य साहित्य का सृजन किया और संस्कृति के 4 अध्याय जो सांस्कृतिक समीक्षा ग्रंथ है उनका, उस पर उन्हें सम्मान भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस प्रकार दिनकर की तमाम ऐसी कृतियां हैं, चाहे वो रेती के फूल हो, अर्धनारीश्वर हो, एक समीक्षक के रूप में, एक समालोचक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक यात्रा वृत्तांतकार के रूप में दिनकर ने श्रेष्ठ गद्य साहित्य का सृजन किया। हरिवंश राय बच्चन ने तो एक बार ये भी कहा था कि दिनकर जी को 4 ज्ञानपीठ मिलनी चाहिए, एक उनके पद्य के लिए, एक गद्य साहित्य के लिए, एक दिनकर जी की भाषा के लिए जो उनका भाषाई कौशल है, और हिंदी भाषा की सेवा के लिए उन्हें एक 4था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। इस प्रकार दिनकर एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं। मैं उन्हें गद्यकार के रूप में भी बहुत प्रणाम करता हूँ। उनका गद्य बहुत ही रोचक और प्रेरक है। जी नीरज जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि आज की इस चर्चा का समापन दिनकर जी की किसी और एक कविता से हो, तो आपसे अनुरोध करते हैं कि दिनकर जी की कोई एक कविता और प्रस्तुत करें, ताकि दर्शक गण हमारे दिनकर जी की इस कविता से भी परिचित हो सकें। दिनकर की एक कविता धूप और धुआं उनका एक काव्य संग्रह है, उसकी एक कविता जो मुझे अत्यंत प्रिय है और कहीं न कहीं आशा और विश्वास को जगाने वाली वो कविता है। नैराश्य के वातावरण में, निराशा के दौर में आशा को जगाती हुई वो पंक्तियाँ, विश्वास को जगाती हुई दिनकर की एक कविता। थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद आएगी मैं उस कविता का वाचन आपके बीच में करूँगा। कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, लोहे के जो यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है लोहा, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चीतकारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल ये अंधियारी रंग जाएगी, रंगों के सातों घट उड़ेल ये अंधियारी रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक नफ्फर छितराता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। बहुत अच्छा। इसका अगला चरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि तत्कालीन परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर दिनकर ने लिखा था कि आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा से प्रतिमा लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही, आवर्तों का यह विषम जाल निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है, जब जब मस्तिष्क जयी होता संसार ज्ञान से चलता है, शीतलता की है राह हृदय, शीतलता की है राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता। बहुत अच्छा। इसका अगला चरण है कि सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है,
सूरज है जग का बुझा बुझा चंद्रमा मलिन सा लगता है, सूरज है जग का बुझा बुझा चंद्रमा मलिन सा लगता है, सबकी कोशिश बेकार हुई आलोक न इनका जगता है, इन मलिन ग्रहों के प्राणों में कोई नवीन आभा भर दे, जादूगर अपने दर्पण पर घिसकर फिर से ताजा कर। क्या बात है, क्या बात है। दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू दान प्रेम का गाता चल। अगला चरण देखिए इस कविता का अगला बंद देखिए कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। क्या उन्हें देख विचलित होना, क्या उन्हें देख विचलित होना जो है अलमस्त बहारों में, फूलों को जो है गूंथ रहे सोने चांदी के तारों में, मानवता का तू विप्र गंध छाया का आदि पुजारी है, मानवता का तू विप्र गंध छाया का आदि पुजारी है, वेदना पुत्र तू तो केवल जलने भर का अधिकारी है। ले ले बड़ी खुशी से उठा सरोवर में जो हंसता चांद मिले, दर्पण में रचकर फूल मगर उसका भी मोल चुकाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। और अगला चरण देखें इस कविता का कि काया काया की कितनी धूमधाम दो रोज चमक बुझ जाती है, काया की कितनी धूमधाम दो रोज चमक बुझ जाती है, छाया पीती पीयूष रक्त के ऊपर धूल उड़ाती है, छाया पीती पीयूष रक्त के ऊपर ध्वजा उड़ाती है, छाया पीती पीयूष रक्त के ऊपर ध्वजा उड़ाती है, लेने दे जग को उसे ताल में जो कलहंस मचलता है, तेरा मराल जल के दर्पण में नीचे नीचे चलता है, कनकाव कनकाव धूल झर जाएगी, ये जीवन की नश्वरता कि कनकाव धूल झर जाएगी, ये रंग कभी उड़ जाएंगे, सौरभ है केवल सार इसे तू सबके लिए जुगाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। बहुत अच्छा। और क्या अपनी उनसे होड़ अमरता की जिनको पहचान नहीं, क्या अपनी उनसे होड़ अमरता की जिनको पहचान नहीं, छाया से परिचय नहीं गंध के जग का जिनको ज्ञान नहीं। और दो पंक्तियां बहुत प्रिय पंक्तियां, मेरी बहुत प्रिय पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रिय लगती हैं दिनकर जी की पंक्तियां कि क्या अपनी उनसे होड़, क्या अपनी उनसे होड़ अमरता की जिनको पहचान नहीं, छाया से परिचय नहीं गंध के जग का जिनको ज्ञान नहीं, जो चतुर चांद का रस निचोड़ प्यालों में ढाला करते हैं, भट्टियां चढ़ाकर फूलों से जो इत्र निकाला करते हैं, वे भी जाएंगे कभी मगर आधी मनुष्यता वालों पर, जैसे मुस्काता आया है वैसे अभी मुस्काता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता, बहुत अच्छा, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, जैसे मुस्काता आया है वैसे अभी मुस्काता चल, सभ्यता अंग पर क्षत कराल, सभ्यता अंग पर क्षत कराल ये अर्ध मानवों का बल है, हम रोकर भरते उसे हमारी आंखों में गंगा जल है, शूली पर चढ़ा मसीहा को वो फूले नहीं समाते हैं, हम शव को जीवित करने को छायापुर में ले जाते हैं, शीतल चांदनियों में जीता जो कठिन धूप में मरता है, उजियाली से पीड़ित नर के मन में वो धूलि बसाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। और फिर देख नई लीला उनकी, फिर देख नई लीला उनकी, फिर उनने बड़ा कमाल किया, गांधी के लोहू से सारे भारत सागर को लाल किया, जो उठे राम जो उठे कृष्ण भारत की मिट्टी रोती है, क्या हुआ कि प्यारे गांधी की ये लाश न जिंदा होती है। और दो बहुत अच्छी पंक्तियां सुनिएगा कि तलवार मारती जिन्हें उन्हें बांसुरी नया जीवन देती। अभी आप कह रहे थे कि दिनकर वीर रस के मूर्ते गीतकार हैं श्रृंगार, लेकिन उनका जो मनुष्यता का भाव है उनकी कविता में और कहीं न कहीं वैश्विक मानवता का जो भाव उनकी कविता में है कि तलवार मारती जिन्हें बांसुरी उन्हें नया जीवन देती, जीवनी शक्ति के अभिमानी, जीवनी शक्ति के अभिमानी ये भी कमाल दिखलाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल। और इस कविता का अंतिम चरण देखें, स्वागत कि धरती के भाग हरे होंगे, ये विश्वास है दिनकर, विश्वास कि धरती के भाग हरे होंगे, भारती अमृत बरसाएगी, दिन की कराल दाहकता पर चांदनी सुशीतल छाएगी, ज्वालामुखियों के कंठों में कलकंठी का आसन होगा, जलदों से लदा गगन होगा, जलदों से लदा गगन होगा, फूलों से भरा भुवन होगा, बेजान यंत्र विरचित गूंगी मूर्तियां एक दिन बोलेंगी, मुंह खोल खोल करके शिल्पी सब में तू जीव बिठाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसा जान। तो दिनकर की प्रासंगिकता आज भी हमारे
साहित्य जगत में और हमारे समाज में उनकी कविताओं की प्रासंगिकता बनी है। दिनकर की कविताएं हमें प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन देती हैं। कदम कदम पर हम राष्ट्र कवि की स्मृतियों को बहुत बहुत नमन करते हैं। उनकी जयंती पर उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने हमारे आज इस स्टूडियो में आकर के और दिनकर जी पर व्यापक चर्चा करके हमारे दर्शकों को जो लाभान्वित किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ जी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिनव स्टूडियो नाम से जो चैनल, जिसके माध्यम से हम साहित्यिक गतिविधियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर जाकर के प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद। मैं अगले अंक के इंतजार में आप सभी, और हम अगले अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।